नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ मांगे होनी चाहिए लोगों की और क्या कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं? इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अर्थशास्त्री डॉक्टर विकास प्रधान जी, जो बीसलपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रोफेसर भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। सर, उत्तर प्रदेश में बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं इस बार? इस बार की उम्मीदें केंद्र सरकार के साथ-साथ चलने वाली हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं चूँकि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और भारतीय अर्थव्यवस्था जो 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और उत्तर प्रदेश चूँकि सबसे बड़ा राज्य भी है, जनसंख्या के हिसाब से भी, रेवेन्यू जनरेशन के भी हिसाब से भी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के हिसाब से भी, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस नए बजट में उत्तर प्रदेश का जो बजट आ रहा है, इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और उद्योगपतियों को भी राहत मिलेगी क्योंकि जैसा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बताया है, नई-नई इंडस्ट्रीज़ का खोला जाना, युवाओं को रोज़गार मिले। लेकिन जैसे कि यूनियन बजट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात कही गई है, सो मैं उम्मीद करता हूँ और एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, मैं ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करनी चाहिए, क्योंकि जो साप्ताहिक बाज़ार अक्सर लगते हैं, चाहे वो बुध का बाज़ार, सोमवार का बाज़ार या साप्ताहिक जो मार्केट्स लगते हैं, तो रूरल इकोनॉमी में जब तक परचेज़िंग पावर डेवलप नहीं होगी या पेटी हार्ट्स या मार्केट्स के डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, तब तक अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित हो पाना पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि समय पर संभव नहीं हो पाएगा। सर, क्रम वाइज अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले सरकारी कर्मचारी की बात कर लेते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी की बात करें तो उसकी क्या उम्मीदें हो सकती हैं बजट से इस बार? सरकारी कर्मचारी सबसे पहले तो ये चाहता है कि उसका महँगाई भत्ता बढ़ जाए, क्योंकि उसकी सैलरी जो मिलती है उसे वो 7वें वेतन आयोग से बनती है और वो 7वाँ वेतन आयोग केंद्र सरकार लगाती है। तो केंद्र सरकार ने जैसे ही 7वां वेतन आयोग लगाया था, हमारे उत्तर प्रदेश में तात्कालिक रूप से वो 7वां वेतन आयोग लग गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के जब उन्होंने पहली बार जब शपथ ली थी, तो उसके बाद ही घोषणा की थी, तो तुरंत उसके एरियर्स भी मिल गए हैं। लेकिन महँगाई भत्ता इसलिए क्योंकि शहरों का कैटेगराइज़ेशन शहर अपलिफ्ट हो रहे हैं, तो महँगाई भत्ता एक अलग तरीके से चले। हाउस अलाउंस जो होते हैं, अचारे हम लोगों को मिलते हैं, जैसे मैं कि अगर मैं बीसलपुर राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रोफ़ेसर हूँ, तो यहाँ का महँगाई भत्ता कम है और यही बरेली पोस्टिंग हो जाए, तो बरेली का महँगाई भत्ता 3 गुना हो जाता है। तो सरकारी कर्मचारी ग्रामीण परिवेश में नौकरी करने से थोड़ा-सा पोस्टिंग लेने से कतराता है। हर कोई शहर के करीब या शहर में जाना चाहता है। उसके दोहरे फ़ायदे ये होते हैं, उसको सुविधाएँ भी मिलती हैं और उसका महँगाई भत्ता और उसका एचआरए भी बढ़ा हुआ होता है। तो मैं एक नई परंपरा की शुरुआत के लिए मैं एक अपना मंतव्य रख रहा हूँ सरकार के सामने कि ग्रामीण परिवेश में जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो डॉक्टर है, तो उसका एचआरए शहर वाले के कंपैरिज़न में ज़्यादा होना चाहिए। ताकि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर नौकरी करता हूँ, तो ग्रामीण परिवेश में अगर एचआरए मुझे ज़्यादा मिल रहा है, मुझे उसका ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का इंसेंटिव अलग से मिलता है। जैसे पहाड़ पर जिसकी नौकरी होती है, तो उसे हिल अलाउंस कहते हैं। तो रूरल अलाउंस अगर सरकार इसका काम करे, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है। सर, दूसरा सवाल अगर बेरोज़गारों की बात की जाए, तो बेरोज़गारों के लिए क्या इस बार उम्मीद जताई जा सकती है बेरोज़गारी के लिए? ये बहुत साफ है क्योंकि वर्तमान सरकार जो हमारी है वो बहुत उत्सुक है, समावेशी विकास को लेकर चल रही है, सबका विकास लेके चल रही है और अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई थी, उसमें जिस तरह से एमओयूज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे ही ये इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी और इन इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने से प्राइवेट सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जल्दी से मिलने लगेगा। लस मुझे ऐसी आशा है कि इस बजट में प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की जो विचारधारा पाइपलाइन में है, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार काम कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने एक बात और कही थी
और वो ये बचत कही थी कि हम स्टेट्स को 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, लेकिन शर्त ये रखी थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान बजट आएगा वो अवसंरचना विकास पर उसपे बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए और होंगी भी, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, सामान्य शब्दों में नई रोड्स का निर्माण होना, नए हॉस्पिटल्स का निर्माण होना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स का तो रोज़गार मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने जैसे अभ्युदय योजना चलाई है, तो युवाओं को उसमें आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज़, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ अग्निवीर जैसी योजना कि सेंट्रल डिफेंस में जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेगी और एजुकेशन में भी प्रमोशंस के लिए, ताकि युवा पूर्ण रूप से शिक्षित हो सके, कुशल हो सके और नए रोज़गार की तरफ जा सके। सर अब बेरोजगारी पे बात हो गई, सरकारी शिक्षकों पर बात हो गई। कृषि पर अगर हम बात कर लेते हैं, तो कृषि को लेकर क्या कुछ उम्मीदें जताई जा सकती हैं इस बार? देखिए उत्तर प्रदेश का किसान ही भारत की अर्थव्यवस्था का प्रथम दृष्टया बहुत बड़ा पोषक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में आज भी अगर आप देखें तो 88% जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है और उस 88% में लगभग 67% जो किसान है वो खेती करता है। और इसलिए मैं बहुत पहले से कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश का जो राज्य है, इसमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएँगे और उत्तर प्रदेश भी विकसित होगा। जिसके लिए सबसे बड़ा योगदान जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, दूसरा गन्ना शुगर कैश क्रॉप्स जिसे कहा जाता है, नगदी फसल कहा जाता है। तो गन्ना भुगतान की बहुत अच्छी प्रक्रिया कर दी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। तो ग्रामीण स्तर पर या एग्रीकल्चर के स्तर पर हमें सबसे पहले कि ग्रामीण स्तर पर जो किसान का खेत है उससे लेके मंडी तक के बीच में कई सारी चीज़ें आती हैं। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है, वो मार्केटिंग का सिस्टम आता है जिसे विपणन व्यवस्था कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर कुछ ना कुछ काम करेगी और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कोई ना कोई शुभ समाचार आएगा कि जैसे कि उनका गन्ने का क्रय मूल्य जो होगा वो बढ़ सकता है, उनके भुगतान की समय सीमा घट सकती है, उनको खाद या फर्टिलाइज़र सब्सिडी भी और ज़्यादा मिल सकती है, बीज इत्यादि के लिए नए संस्थानों की व्यवस्था हो सकती है, शोध की हो सकती है और उनको उत्तर प्रदेश सरकार कुछ एग्रीकल्चरल लोन्स जो साख उपलब्ध करा सकती है। तो ऐसी आशा कर की जा रही है, उत्तर प्रदेश का किसान ऐसी उम्मीद कर रहा है। सर अब विकास की भी बात कर लेते हैं कि विकास के मुद्दों पर जैसे सड़कें हो गई या कोई एजुकेशन के जो कॉलेज हैं उनको लेकर बात हो जाए या हॉस्पिटल को लेकर बात हो जाए। अगर इस पर बात की जाए तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश सरकार उम्मीद कुछ जता सकती है इस पर? निश्चित रूप से, क्योंकि समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास का सबसे पहला चरण यही है कि हेल्थ बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत है नहीं। उत्तर प्रदेश में व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित भी महसूस करता है। तो हेल्थ और एजुकेशन पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिसे सरकारी खर्च कहते हैं, उसका बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों, चाहे माध्यमिक विद्यालय हों या विश्वविद्यालय हों और या फिर प्राथमिक चिकित्सालय हों, तो जहाँ पर नई नियुक्तियाँ होना, वहाँ पर दवाइयों की खेप को नई तरीके से पहचाना, तो ये सब चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड में फ्री हेल्थ चेकअप्स, ये सरकार इस चीज़ की उम्मीद करेगी ताकि डेवलपमेंट विशुद्ध रूप से आर्थिक वृद्धि के स्तर से आगे बढ़ सके। सर वो एक अंतिम सवाल रह गया था। अभी विगत चुनाव आपने देखे थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो बैलेट पेपर सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। उसमें देखा गया था कि सरकार से मोहभंग दिखाई दिया सरकारी कर्मचारियों का। एक अर्थशास्त्री के मुताबिक वो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर सरकार इस बजट में सुधार करे तो सरकारी कर्मचारियों का मोहभंग ना होकर सरकार से प्यार हो जाए? देखिए, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। मैं 2 स्तर पर इसका उत्तर दूँगा। एक तो सरकारी कर्मचारी होने के नाते और एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते। सरकारी कर्मचारी होने के नाते पेंशन व्यक्ति के लिए बुढ़ापे की लाठी होती है। तो और सरकारी नौकरी में आकर्षण का प्रमुख केंद्र अगर बचा है कुछ, कि हम अपने बच्चे को सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करे, तो उसके प्रथम दृष्टया एक सेवा भाव होता है, एक ऑरा होता है कि समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। लेकिन समाज और राष्ट्र की सेवा के फलस्वरूप उसका बुढ़ापा सुनिश्चित रहेगा। उसे पेंशन के रूप में वो चीज़ें मिलती रहेंगी ताकि वो निश्चिंत है
और निश्चिंत इसलिए भी है क्योंकि अगर उसे सरकारी कर्मचारी को ये पता होता है कि मुझे पेंशन मिलती है, तो मैं ये बड़े मतलब कि उससे विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो फिर करप्शन की तरफ कम दौड़ता है। करप्शन की रूपरेखा कम होती है। तो सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहता और स्वतंत्र रूप से काम करता है, स्वतंत्र विचारधारा से काम करता है और पूर्ण निष्ठा के साथ काम करता है। लेकिन आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और प्रश्न दूसरी तरफ अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते या अर्थव्यवस्था का थोड़ा-सा जानकार होने के नाते या अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्री होने के नाते, मैं विशुद्ध रूप से ये कहूँगा क्योंकि राष्ट्र कभी दबाव से नहीं चलता, राष्ट्र वित्त के पोषण से चलता है और वित्त का पोषण तब हो जब उसमें कोई लीकेजेज़ नहीं हो। भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बजट पेंशन के भुगतान में चला जाता है, जिसे लायबिलिटी कहते हैं, जो एक तरीके की सब्सिडी है और जब तक ये लायबिलिटी बढ़ती रहती है, कि कभी ऐसा होता था कि ₹1 में 60 पैसा, फिर कभी होता था ₹1 में 30 पैसा, यानी कि सरकार का ₹1 में 16 पैसा, 17 पैसा, तो जो पैसा विकासात्मक कार्यों के लिए तरफ जाना चाहिए, वो विकासात्मक कार्यों की तरफ नहीं जा पाता, वो पेंशन की तरफ चला जाता है। तो एज़ ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज़ ए इकोनॉमिस्ट आई फील कि ये पेंशन अगर होती है तो वो सरकार के ऊपर लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन दूसरा कारण इसका ये भी है कि अगर सीनियर सिटीज़न को पेंशन नहीं मिलती है तो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट कमज़ोर हो जाता है। मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट का सीधा-सा मतलब ये है कि जब आदमी उपभोग करता है, तब प्राइवेट सेक्टर या सरकारी क्षेत्र विनियोग करता है और जब विनियोग करता है तो विनियोग जितने पैसे का होता है, आय उससे कुछ गुना बढ़ती है। तो लोगों की आय में कर्टेल नहीं किया जाना चाहिए। इन दोनों के बीच का रास्ता कोई न कोई देखना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर लायबिलिटी ना बने और कर्मचारी का भविष्य भी सुरक्षित रह सके और इस आधार पर पेंशन और इन पेंशन एंड आउट पेंशन के बीच का कोई रास्ता सरकार को तलाशना होगा और ये निवेदन भी है और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में और सरकारी कर्मचारी दोनों के रूप में भी एक बीच का रास्ता देखना होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अर्थशास्त्री एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विकास प्रधान जी, जिनसे हमने आने वाले बजट को लेकर वार्ता की। उन्होंने सरकार को कई ऐसे एडवाइस दिए हैं जिनको सरकार अपनाकर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के विकास में एक समन्वय स्थापित कर सकती है। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, पीलीभीत।